हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप दोस्तों? एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? ओके। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम सुपर फाइन बेटा, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बालक बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया प्रकार से चल रही होगी। दोस्तों, अभी हम अर्थमेटिक का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये बात आपको भली भांति पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का आपके लिए यूज बहुत है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्क वो नहीं पड़ता, बात है कि मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग। और बेटा, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रेशियो के खूब सारे क्वेश्चन ट्राई किए। 5 शीट बेटा अपनी पूरी हो चुकी हैं और शीट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने इस शीट में से थोड़े बहुत सवाल पढ़ने की कोशिश करी? क्या बेटा कुछ एक सवाल आपने पढ़ने की ट्राई करी? थोड़ा बहुत आपने सवाल करने के बारे में समझा कि कैसी लैंग्वेज में क्या बातें कैसी बनती हैं और आपको सवालों में क्या पढ़ना चाहिए? दोस्तों कह रहे हाँ जी, बात ठीक ठाक से क्लियर है। तो बेटा आप मुझे बताना, शीट नंबर 6 में हमने कुछ एक सवाल किए थे। जैसे सवाल नंबर 1 हमने बेटा लास्ट क्लास में कर लिया था। बेटा सवाल नंबर 2 भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कहां तक के सवाल बेटा आपने कर लिए थे क्लास में? 3 नंबर सवाल बेटा हमने कर लिया था। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं। 4, 5 और 6 बेटा यहां तक का सवाल हमने क्लास में किया था और इसका उत्तर आया था 8। बेटा देखो, इसके बाद के भी सवाल हो सकता है आप लोगों ने कोशिश तो करी हो, आप लोगों ने पढ़ने की प्रैक्टिस करी हो बेटा, फिर भी कोई अगर डाउट रह जाएगा तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद के सारे सवाल पढ़ते हैं बेटा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 7 की बात है बेटा। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? Some apple are to be distributed among some boys. कुछ लड़कों में कुछ सेब आपको वितरित करने हैं, ठीक है। अगर 8 सेब ज्यादा होते तो प्रत्येक लड़के को 4-4 सेब मिलते। यदि 2 सेब कम होते तो प्रत्येक लड़के को 3-3 सेब मिलते। देखो बेटा, आपके पास क्लास में ना फिक्स नंबर ऑफ बॉयज हैं, मतलब आपके पास क्लास में कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात एक बार समझना, कंसेप्ट समझना बेटा। मान लो तुम्हारी क्लास में 10 बॉयज होते और बेटा तुम्हारे पास 4 एप्पल होते 40। तो आप मुझे बताओ, प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 4-4 सेब आएंगे क्या बेटा? आप सभी लोगों को अगर इक्वल सेब बांटते तो क्या प्रत्येक हिस्से में 4-4 सेब आते? अच्छा दोस्तों, अब मैं अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज नहीं देता, अगर मैं आपको बेटा नंबर ऑफ बॉयज नहीं देता, मैं आपको ये कह देता कि आपके पास एप्पल थे 40, ठीक है। तुमने प्रत्येक बच्चे को 4-4 एप्पल दिए, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितना होता? तो बेटा बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितना होता? तो आप कहोगे जी 40/4 करूंगा तो 10 आएगा नंबर ऑफ बॉयज। ये तो बहुत आसान सी गणित है। अब दोस्तों मैं अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलता हूं। देखो सवाल क्या था कि अगर तुम्हारे पास 8 एप्पल ज्यादा होते, मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में आपके पास x एप्पल थे, x मान लो, a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 8 एप्पल अगर ज्यादा होते, मतलब इतने एप्पल होते और आप प्रत्येक बंदे को 4-4 एप्पल देते बेटा, प्रत्येक पर्सन को आप 4-4 एप्पल देते, तो 4 से डिवाइड करने पर ये जो चीज बनेगी, क्या बेटा ये नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल बनेगा? क्या बेटा ये पुरुषों की संख्या बॉयज के नंबर के इक्वल बनेगा? भाई जितने एप्पल है प्रत्येक को 4-4 दिए, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास 2 सेब कम होते, इफ 2 लेस एप्पल आर अवेलेबल, अगर 2 सेब कम होते तो प्रत्येक बालक को 3-3 मिलते और प्रत्येक बालक को 3-3 मिलते। क्या बेटा ऐसा करके भी नंबर ऑफ बॉयज आएगा? क्या ऐसा करके भी नंबर ऑफ बॉयज आएगा? और दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में नंबर ऑफ बॉयज इक्वल है। क्लास में बॉयज तो कांस्टेंट ही हैं,
दोनों ही जगह पर इक्वल है, आपने इनको बराबर पुट कर दिया। अब सवाल क्या बनेगा, 3x प्लस 24 बराबर 4x माइनस 8। x उधर लाओगे दोस्तों तो x की वैल्यू कितनी 32 बनेगी क्या? क्या दोस्तों x का मान 32 बनेगा? मतलब बेटा आपके पास 32 एप्पल थे, मतलब आपके पास 32 एप्पल थे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस क्लास में बताओ बेटा बॉयज कितने आएंगे, तो 10 बताओगे क्या? अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा इस क्लास में पूरे बॉयज कितने हैं, तो आप कहिएगा जी 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं। सवाल बहुत सिंपल है। देखो बेटा 32 एप्पल थे, 10 बॉयज थे। अगर 8 एप्पल ज्यादा होते यानी 40 होते तो बेटा सबके हिस्से में 4-4 आते, और 2 कम होते यानी 30 होते तो सबके हिस्से में 3-3 आते। डेटा आपका सेटिस्फाई हो गया। बेटा आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल को करने का मेथड आपके सामने है। इस प्रकार इस सवाल का सॉल्यूशन बनेगा। क्या सवाल नंबर 7 आपको समझ में आया? बेटा हमारा एसएससी कैटेगरी में है, अगर आपने सीईटी का एडमिशन लिया है तो उसमें एसएससी भी पढ़ सकते हैं, पूरा बैच आप पढ़ सकते हैं बेटा। अब दोस्तों चलते हैं दो अलग अलग चीजों पर। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बेटा एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोस्तों होता है समानुपाती। इसका एक मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, दोस्तों क्या ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? मतलब जैसे जैसे बेटा आप अपना प्रिंसिपल बढ़ाओगे, जैसे जैसे अपना पैसा ब्याज पर ज्यादा दोगे, क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा? क्या बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा? जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट आपकी रेट पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा। मतलब आपने अगर रेट को ज्यादा किया तो ब्याज भी ज्यादा आएगा, रेट को अगर कम कर दिया तो ब्याज भी कम आएगा। क्या बेटा आपका जो मिलने वाला ब्याज है क्या आपके रेट पर डिपेंड करता है? हाँ। जैसे मैं आपको कहूं बेटा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम पर भी। मतलब ज्यादा टाइम के लिए ब्याज पर पैसा दोगे तो ब्याज भी ज्यादा आएगा। मतलब टाइम को तुमने इंक्रीज किया तो ब्याज भी बढ़ेगा, टाइम को तुमने डिक्रीज किया तो ब्याज भी डिक्रीज होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब का सिंबल ये होता है कि अगर आपने किसी एक चीज को बढ़ाया तो सेकंड वाला भी बढ़ेगा, अगर आपने एक चीज को घटाया तो सेकंड वाला भी घटेगा। एक को घटाया सेकंड घटेगा, एक को बढ़ाया बढ़ेगा। दोनों चीजों की आपस में बॉन्डिंग है। जब भी कभी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात बोलूं ना तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब बेटा मैंने किसी सवाल में आपको x और y के बीच में ये साइन दिया, तो आप बताओ इस चीज का मतलब क्या समझोगे? बेटा आप लोग मुझे बताओ इस चीज का मीनिंग क्या समझोगे? आप समझोगे कि x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब x अगर इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x अगर डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। बड़ी सीधी सी बात है, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई चेंज नहीं होगा। बेटा दूसरा अपने एक वर्ड काम आता है जिसका इसका नाम होता है बेटा इनवर्सली। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का दोस्तों मतलब क्या है? जैसे कि आप मुझे एक बताओ, आपके पास दो टर्म है, एक तो स्पीड और एक टाइम। दोस्तों ये दोनों चीजें एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आपने कहा जी वो कैसे? बेटा मुझे मान लो जयपुर से दिल्ली जाना है ना। अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, अगर मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करूंगा
तो क्या बताओ बेटा, लगने वाला टाइम कम हो जाएगा ना बेटा। अगर तुम स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा, और अगर तुम स्पीड को कम करोगे बेटा, अगर तुम स्पीड को कम कर दोगे तो टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड और टाइम को हम इस प्रकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। यानी इनवर्सली का मतलब बेटा है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, कैसे मर्जी बोल दो एक ही बात है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आए और इनवर्सली आए बेटा, तो दोनों का मतलब आपको समझ में आया। शब्द आपको समझने हैं इनवर्सली, हिंदी में आएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, या एक डिक्रीज दूसरी इंक्रीज। दो बातों का अलग अलग मतलब क्या आप लोग कैसे कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए बेटा? हाँ, अब दोस्तों जैसे देखो मैंने आपको एक सवाल दिया, आप एक बार प्लीज कमेंट मत कीजिएगा, मेरी बातों को पढ़ने पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इन बातों को समझ लीजिएगा तो पूरी शीट आपके लिए आसान बन जाएगी। मैंने आपको एक लाइन लिखकर दी बेटा। लाइन क्या लिखकर दी है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y। x y के वर्ग के विलोमानुपाती, इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ही होता है। x जो होता है x बेटा, ये y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज आपको लिखनी है। मतलब क्या दोस्तों कि x का जो मान है, x की जो वैल्यू है दोस्तों, ये y के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। और इनवर्सली x अगर बढ़ेगा तो y स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, y अगर बढ़ेगा तो y स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, तो x बेटा डिक्रीज होगा। मैंने जो स्टेप लिखा है, क्या वो स्टेप आपको समझ में आया? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों 1/y स्क्वायर के, ठीक। अच्छा, अब बेटा ये जो साइन है ना, इसको मैं हटाकर यहां लिख सकता हूं k/y स्क्वायर। यहां दोस्तों k जो होगा, k होता है एक कांस्टेंट नंबर दोस्तों, k होता है एक नियतांक। नियतांक का मतलब नियत अंक, एक फिक्स अंक होता है। k का दोस्तों मतलब होता है कांस्टेंट। तो अपने सवाल में एक इक्वेशन एग्जामिनर ने आपको दे दी कि x बराबर k/y स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आपको बोला कि यदि x का मान 4 तो y का मान 3। देखिए x और y में कंडीशन दी गई, बोला अगर x का मान 4 है तो y का मान 3 है। आप रखिए एक बार, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान अगर 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9। क्या बेटा इससे k की वैल्यू 36 बन गई? क्या दोस्तों आपको k का मान 36 आ चुका है? ये जो अपना कांस्टेंट नंबर था बेटा, कांस्टेंट नंबर मैंने फाइंड कर लिया, कांस्टेंट नंबर मेरे पास आ गया 36, ओके। अब मैं जानता हूं मेरे पास ये चीज तो थी x बराबर k/y स्क्वायर। दोस्तों मुझसे x की वैल्यू पूछी गई जब y का मान 6 आए, मतलब कि y की जगह 6 रखना है। बेटा बताओ k का मान 36 था, y स्क्वायर भी 36 बनेगा। इस केस में x कितना? 1 बनेगा। क्या बेटा, क्या इस सिचुएशन में x की वैल्यू 1 बन जाएगी? और यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। लैंग्वेज को समझना है बेटा। अगर आपको बोला जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली का मतलब होता है x डिपेंड करता है 1/y स्क्वायर पर। मैंने x बराबर k/y स्क्वायर लिख लिया। दिए गए सवाल में k की वैल्यू 36 थी, वैल्यू को फाइंड कर लिया गया। और आगे बेटा y को पुट करके मैं x ज्ञात कर लिया। एक तुम्हारे सवाल का उत्तर आया। 8वां सवाल सबको समझ में आया? कितने बेटा इजी सवाल बनते हैं, कितने इजी क्वेश्चन बनते हैं? हाँ बेटा ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। सुनो, एक 15 सदस्यों वाले परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए चावल की मात्रा फिक्स होती है। बेटा 15 लोगों की एक फैमिली है और ये लोग ना बेटा फिक्स एक मात्रा चावल की खाते हैं जो इनके लिए फिक्स है। किसी विशेष दिन कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण चावल का कंजम्पशन 5 से 3 हो गया। मतलब बेटा पहले अगर कंजम्पशन 5 था तो आज कंजम्पशन कितना? 3 हो गया क्या? बेटा आप मुझे बताओ, पहले अगर कंजम्पशन 5 था तो आज कंजम्पशन 3 हो गया। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि पहले अगर कंजम्पशन 15 था तो आज कंजम्पशन 9 हो गया? क्या बेटा मैं इस रेशियो को ऐसे भी कह सकता हूं ना
कि पहले अगर कंजम्पशन 15 का था तो आज कंजम्पशन कितना हो गया 9। बेटा मतलब कि पहले तुम्हारे घर में 15 लोग थे जो चावल खाते थे, आज केवल 9 ही लोग खा पा रहे हैं। आज केवल 9 ही लोग खा पा रहे हैं। तो बताओ बेटा घर में कितने लोग एब्सेंट हैं? क्या बेटा बताओ घर में कितने लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं? 6 लोग हैं। बड़ी सीधी सी बात है भाई, कंजम्पशन की वैल्यू तो फिक्स है, प्रत्येक बंदा उतने चावल खाता है। पहले अगर 15 किलो चावल खाते थे, आज 9 किलो चावल खाते हैं, तो इसका मतलब 6 किलो कम है, और वही 6 लोग एब्सेंट थे। वही 6 आपके सवाल का उत्तर था। सवाल नंबर 9 बड़ा इजी है बेटा। 15 से 9 हो गया मतलब 6 एब्सेंट है। अरे 6 तो आंसर आएगा। अभी भी कई बालक कह रहे हैं डिडंट अंडरस्टैंड, पता नहीं क्या बात है दोस्तों। ये सवाल बताओ रिपीट है क्या बेटा? ये सवाल बताओ रिपीट है क्या? ए बी सी की इनकम जो है ना 1:3:4 में है। क्या आसानी से इनकी इनकम को 100, 300, 400 लिख सकता हूं बेटा मैं? क्या बेटा ऐसा लिख सकते हैं? इनकम को आपने 5% बढ़ाया तो इसकी इनकम आ गई 105। इसको तुमने 10% बढ़ाया तो ये बन गया 130, 330। ये 15% बढ़ाओगे तो बनेगा 407। आपने कहा सबको 5 से काट लीजिए। 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 66, 5 से काटोगे 92। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा बेटा। जितनी जल्दी आप इनको काट पाएंगे उतनी जल्दी आपका उत्तर बन जाएगा। चीजें बड़ी इजी हैं, आसान है बेटा। क्या बताओ इस शीट के सवाल नंबर 10 तक बेटा सवाल डन मान लिए जाए। 10 तक आपके सारे सवाल क्लियर है? सारे बच्चे बेटा कमेंट करके बताओ यहां तक की बात को ठीक मान लिया जाए। ओके, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल आराम से करना एक एक सवाल को। दोस्तों एक भंडारण में ये प्रीवियस ईयर के सवाल है बेटा। देखिए कुछ आपके पास ऑरेंज के फ्रूट्स के डब्बे रखे हुए हैं बेटा, कुछ रखे हुए हैं आपके पास पाइनएप्पल के फ्रूट के डब्बे, जूस के डब्बे हैं बेटा ये रियल जूस वाले, और एक है आपके पास मिक्स फ्रूट वाला। ठीक है, 3 कैटेगरी के आपके पास फ्रूट है, 3 कैटेगरी के बेटा। ये वाले डिब्बे हैं 8, ये वाले डिब्बे हैं 9, और ये वाले डिब्बे हैं 15। तीनों क्वांटिटी के डिब्बे थे। ओके, अब दोस्तों आप मुझे ये बताना कि नारंगी वाले डब्बे तुमने 25% बेच दिए बेटा। 8 का अगर 25% बेचूंगा तो क्या 2 माइनस करना पड़ेगा बेटा? 8 का अगर 25% बेचूंगा तो क्या आपको 2 माइनस करना पड़ेगा? पाइनएप्पल वाले बेटा आपने 33.33% बेच दिए, मतलब कि आपने 1/3 3 डब्बे बेच दिए। हाँ, और दोस्तों मिक्स वाले आपने 20% डब्बे बेच दिए, यानी ये भी आपने 3 डब्बे बेच दिए। अरे 15 का 20% 3 ही तो आएगा। तो बेटा इतने डिब्बे आप लोगों ने सोल्ड आउट कर दिए, तो यहां भी 6 बनेगा, यहां भी 6 बनेगा, और यहां 12 बनेगा। दोस्तों ये डिब्बे आपके पास बचेंगे, मतलब 1:1:2 इस रेशो में आपके फाइनल डिब्बे बच जाएंगे। दोस्तों ये आपके डिब्बे बच जाएंगे फाइनल। कोई परेशानी की बात नहीं है, कर पाएंगे सवाल बेटा? भैया नीरज जी, मैं आपसे बेटा ये चाहता हूं निवेदन करना कि अगर आप सब बातों को जानते हैं बेटा तो कृपया क्लास छोड़कर कुछ और पढ़ लें, आपके काम आएगा। यहाँ बच्चे बेटा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप बेटा बिना मतलब क्लास का माहौल खराब करना चाहते हो। आप क्लास में ये साबित कर रहे हो कि मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं है, जबकि बेटा अगर आप इतने टैलेंटेड हो, इतने ज्यादा बुद्धिमान हो बेटा, तो दोपहर 2 बजे की क्लास में आया करो और 2 बजे की क्लास में आकर अपना ज्ञान साबित किया करो। इधर बेटा बिना मतलब ज्ञान काहे बांट रहे हो? इन भाई को लगता है कि मतलब मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है दुनिया भर में, मैं ही सबसे ज्यादा टॉप पर हूं। सुनो बेटा, एक कार बनाने में 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। पहला रॉ मटेरियल, कच्चा सामान लाना पड़ता है बेटा। दूसरा लेबर का एक्सपेंडिचर पड़ता है, मजदूरी का खर्चा पड़ता है। और तीसरा अदर एक्सपेंडिचर पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे पड़ते हैं। ठीक है,
इन सब खर्चों का अनुपात 4:3:2 है। बेटा आप मेरी बात को समझना, आप एक कार बना रहे हो, एक तो आपका रॉ मटेरियल होता है बेटा, एक आपकी लेबर का खर्चा आप लोगों को बेयर करना पड़ता है, और तीसरा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आपके होते हैं। ठीक है बेटा, ये खर्चे जो है ना आपके, ये 4:3:2 में होते हैं। क्या मैं ऐसा मान लूं, आप 400 मान लो बेटा, आप 40 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चीजों को समझने की बात है। परसेंटेज जितनी इजीली कैच कर पाओगे उतना आपका सवाल बेटा बढ़ जाएगा, उतना आपका सवाल इजी बन जाएगा। तो बेटा आप ये बताओ, आपकी कार ये 900 रुपए में बन जाती है क्या? बेटा ये कार आपकी 900 रुपए में बन जाती है। अब क्या हुआ, अब बेटा कोविड के कारण ना पहले वाला खर्चा 10% बढ़ गया। बेटा 10% बढ़ गया मतलब 40 रुपए बढ़ जाएंगे खर्चे में। रॉ मटेरियल में आपके 40 रुपए आज ज्यादा लगने लग गए। सेकंड वाला खर्चा 8 रुपए बढ़ गया। बेटा ये वाला खर्चा बताओ 24 रुपए बढ़ेगा। अरे 300 का 8% ज्ञात तो कर ही पाएंगे। तीसरा खर्चा 5% कम हो गया। क्या बेटा 10 रुपए की गिरावट आ गई खर्चे में? 200 का 5% 10 आएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए 40 और 20 64, 64 में से 10 घटाएंगे 54। बेटा आपका खर्चा जो है ना वो 54 रुपए इंक्रीज हो गया। पहले तुम्हारा खर्चा आता था 900 रुपए, अब 54 रुपए बेटा इंक्रीज हो गया। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज ज्ञात करने का तरीका यही होता होगा कि कितने परसेंट बढ़ा। क्या बेटा 6% इंक्रीज हुआ क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बताओ खर्चे में कितना चेंज हुआ, तो आप कहिएगा कि सर हमारा एक्सपेंडिचर 6% इंक्रीज हो गया, 6% बढ़ गया, है ना सिंपल। दोस्तों आप लोगों ने सवाल नंबर 13 ट्राई किया था। ये काफी सिंपल, बढ़िया, अच्छा सवाल। दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, समझो। पहले आप मेरे क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिएगा कि सवाल क्या है। बेटा एक आदमी, 3 आदमी अमर, अकबर, एंथनी एक होटल में गए और इन्होंने कहा कि अपन ना आज के बाद आज इस होटल में जो खाना खाएंगे उसका बिल 3:4:5 में पे करेंगे। बेटा कौन कौन गया था खाना खाने? अमर, अकबर और एंथनी। इन्होंने कहा भैया 3:4:5 में अपना खर्चा बियर करेंगे। दोस्तों आप मुझे बात बताना, इसका मतलब ये हो गया भी टोटल खर्चा अगर 12 रुपए का आएगा, टोटल खर्चा अगर 12 रुपए का आएगा तो 3 रुपए अमर देगा, 4 रुपए अकबर देगा और 5 रुपए एंथनी देगा। क्या इन्होंने घर पे ये विचार कर लिया? ठीक है। अब दोस्तों पहले दिन जब खाना खाया तो अमर कहा कि अमर कहता कोई बात नहीं, आज बिल मैं दे देता हूं। तो अमर ने दोस्तों 26.65 रुपए का बिल दे दिया। अमर कहता भी आज मेरे से इतने पैसे ले लो, बाद में हिसाब कर लेंगे, कोई बात। ठीक है बेटा। अगले दिन अकबर कहता भी आज खाने के पैसे मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं। तो अकबर ने दोस्तों अगले दिन ना 42.75 रुपए का बिल दे दिया। सेकंड डे अकबर कहता भी पैसे मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो। दोस्तों अकबर ने 42.75 रुपए का बिल भुगतान कर दिया। और तीसरे दिन, तो तीसरे दिन मिला हमें एंथनी, ये कहता भैया आज पैसे मैं दूंगा, तुम लोग साइड हट जाओ। तो इसने भी 53 रुपए बिल के दे दिए, इसने पैसे दे दिए। ठीक है। अब बेटा आप मुझे बताना कि 3 दिन में तुम्हारा कुल खर्चा कितना हो गया? 5 5 10, 1 कैरी 14 का मतलब बेटा 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 और 4 7 और 5 12, 122.40 का खर्चा हो गया। अच्छा जी। अब जब 3 दिन तक इतना खर्चा हो गया, फिर ये लोग घर बैठे शाम को इन्होंने कहा भी चलो आ जाओ, आज अपन हिसाब किताब कर लेते हैं, आज अपन पूरा खर्चा अपना आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए
122.40 रुपए को अगर मैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बांटता तो क्या 12 से भाग करना पड़ता? भाई अगर मैं सारे पैसे को बांटूंगा ऐसे डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 2 भाग जा नहीं पाएगा, पॉइंट लगेगा बेटा, कितना बनेगा? 12 दूनी 24, 10.2 बार भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? और बेटा वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको पूछता कि अमर का हिस्सा कितना आएगा, तो अमर का हिस्सा 3 से गुणा करते क्या? अमर के हिस्से में 30.6 रुपए देने आते। और बेटा अकबर के हिस्से में 4 से गुणा कर लो, 40.8 रुपए अकबर के हिस्से में आते और 51 रुपए दोस्तों एंथनी को देने पड़ते। क्या बताओ एक्चुअल में इनका डिवाइडेशन ऐसे होना चाहिए था? अब दोस्तों क्या हुआ, सुनो मेरी बात, अमर ने रुपए देने थे 30.6, अमर ने 30.6 का भुगतान करना था, लेकिन इसने करा तो 26.65 का ही है। बेटा इसने देने थे रुपए कितने? 30.6, लेकिन दिए 26.65 ही है। क्या ये व्यक्ति 3.95 रुपए अभी और देगा क्या? बेटा इसको 3.95 रुपए अभी और देने हैं, 3.95 रुपए नेगेटिव चल रहा है ये आदमी। अकबर के हिस्से में 40.8 आने चाहिए थे, लेकिन अकबर दे चुका है 42.75, अकबर दे चुका है 42.75। क्या बेटा ये 1.95 रुपए फालतू दे चुका है? 1.95 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए इसने। हाँ, और बेटा एंथनी भी 51 रुपए देने वाला था, लेकिन 53 रुपए दे गया, 2 रुपए इसने भी एक्स्ट्रा दे दिए। तो बेटा जब ये अपना हिसाब किताब मिलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा कि अमर 3.95 रुपए अपनी जेब से और देगा, और इस 3.95 में से 1.95 तो अकबर को मिल जाएंगे और बेटा 2 रुपए एंथनी को मिल जाएंगे। 1.95 रुपए अकबर को और 2 रुपए एंथनी को मिल जाएंगे। क्या अब बताओ जी सवाल समझ में आया? है ना बहुत आसान बेटा। मतलब आपको चीजों को डिवाइडेशन करना है बेटा सिस्टमेटिक से। सवाल बहुत इजी था, बस आपको सवाल का कंसेप्ट क्या है वो बेटा कैच करना चाहिए था। कोई बात नहीं, सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। वाह दोस्तों देखो जी, एक बेटा दुकान है, एक दुकान है दोस्तों, इस पर पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेट हैं। 3 प्रकार के पैकेट मिलते हैं। एक तो लार्ज साइज मिलते हैं बेटा, लार्ज, एक बेटा मिलते हैं सुपर, मैंने बेटा हर प्रकार का क्वेश्चन यूज किया है, और जंबो। ये 3 प्रकार की कैटेगरी के पैकेट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो पॉपकॉर्न के पैकेट है ना, पॉपकॉर्न के पैकेट दोस्तों, पॉपकॉर्न के पैकेट जो है ना, ये 7:17:16 में है, ठीक है। और जो चिप्स के पैकेट है बेटा, जो अंकल चिप्स मान लीजिए शॉप पे है, जो चिप्स के पैकेट है दोस्तों, वो किस अनुपात में? 6:5:14 में है। क्या दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई क्या? साफ साफ लिख कर दे। अच्छा आगे क्या बोला? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन द स्टॉक इज सेम एज द चिप्स पैकेट। बेटा टोटल में ना जितने पैकेट पॉपकॉर्न के हैं उतने ही पैकेट चिप्स के हैं, बराबर है। बेटा ऊपर वाले का बताओ जोड़ कितना बनता है? अच्छा 6:15 लिखा है क्या बेटा? सॉरी 15 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 15 कर बेटा, 15 कर लीजिए, यहाँ पे 6, 15 और 14 कर लीजिए, कोई बात। बेटा ऊपर बताओ इनका जोड़ कितना बन रहा है? 17, 7, 24 और 6, 40 बन रहा है क्या? इनका जोड़ कितना बन रहा है बेटा? इनका जोड़ बन रहा है 35, इनका जोड़ बन रहा है 35। मेरी तो बात गलत है। सवाल कहता कि दोनों के नंबर ऑफ पैकेट चिप्स के बराबर है दोस्तों, 35 और 40 को 280 कर सकते हैं। क्या इसको 7 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल चिप्स आपकी दोस्तों बराबर आनी चाहिए पॉपकॉर्न के, तो 7 गुणा 8 कर सकते हैं। जी हाँ, सवाल ये था मेरा कि स्टॉक में
पॉपकॉर्न और जंबो पैकेट के चिप्स किस अनुपात में है बेटा? बेटा देखो, आप सारे रेशो को 7 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सवाल में केवल जंबो की बात की गई है, तो 16 गुना 7 112 और 14 गुना 8 भी 112 ही बनेगा क्या? यानी बेटा जो जंबो वाले पैकेट है, जंबो वाले, वो इसमें भी 112 थे, इसमें भी 112 थे, इन दोनों का अनुपात 1:1 बनेगा क्या? जंबो पैकेट के जो पॉपकॉर्न और चिप्स है बेटा, ये इक्वल मात्रा में बन चुके हैं, तो 1:1 बनेगा। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लैंग्वेज सवालों की अच्छी आती है, जिससे आपको लगता है कि सवाल टफ हो गया, जबकि दोस्तों एक्चुअल में सवाल बड़े इजी हैं। अरे इससे शॉर्ट क्या बनेगा एलेक्स? इससे शॉर्ट क्या बनाओगे भैया? ये तो मैंने आपको इतना लिख कर दिया है, अब कह रहे जी इससे शॉर्ट बता दो। एलसीएम ज्ञात करना है भैया। 35 और 40 का एलसीएम बनता है 280, तो 40 का गुणा 7 से किया, 35 का 8 से किया। होगी बेटा, आज ही क्लास यूट्यूब पे होगी, इस क्लास के बाद होगी, अभी इस क्लास के तुरंत बाद होगी बेटा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने कभी एक पढ़ा होगा बेटा, एक बात ये, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। कभी ये पढ़ा है आपने? a प्लस बी रूट 2 बी रूट 3 बराबर है दोस्तों 1/2 माइनस रूट 3। क्या दोस्तों इसको सही करने के लिए ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या बेटा मैं ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से गुणा कर सकता हूं? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, इससे देखो ऊपर तो बन जाएगा 2 प्लस रूट 3, बटा में दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। क्या दोस्तों बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है क्या? और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 1 बनेगा। बेटा बटा में इसके 1 बनेगा, ये चीज आपने पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जिसको मैंने आपको करवाया था अलजेब्रा में। दोस्तों अब मुझे बताइए, एक ही जगह पर कितना 2 आ रहा है क्या? और बी की जगह पर कितना 1 दिख रहा है? तो मैं 1, दोनों को आपस में चेक करना है। तो डायरेक्ट सवाल में पूछा गया a:b क्या बनेगा? 2:1 बनेगा दोस्तों, 2:1 बनेगा। ये सारे सवाल आपको पहले घर पे ट्राई भी करने चाहिए थे। यहां बेटा इन सवालों को आपको रिपीट भी करना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझ में आनी जरूरी है। कुणाल मेरे भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया, क्या कर सकते हैं भाई? दोस्तों बेटा बड़ी सीधी सी बात है। अरे यार तुम्हें ये सवाल समझ में क्यों नहीं आया यार? क्या तुम्हें रेशनलाइजेशन नहीं आता? कमाल के नालायक बालक है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी ये चीज ऐसे लिखी जाती है तो ऊपर नीचे इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। भैया अलजेब्रा तुम कहोगे एक सवाल में पूरा करवा दो, मैं नहीं करवा पाऊंगा। ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 2 प्लस रूट 3 बटा में आप लोग इतने नालायक है ना, कहते हैं गुरुजी हमको ना एक स्टेप लिखकर बताया करो। जितना तुमको डिटेल में मैं बता रहा हूं ना, उतना तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। तो फिर भी समझ में नहीं आता बेटा, फिर मान लेना कि नीयत में खराबी है। ये लो बटा में ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी अगर बेटा फॉर्मूला नहीं आता हो ना, दोबारा स्कूल खुलेंगे तो ज्वाइन कर लेना। 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, और बटा में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या अभी भी नहीं आई? अभी भी कहेंगे साहब कि बता दो नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दो। तो अभी तो आपको सवाल में ये बोला था कि एक तरफ तो था a प्लस बी रूट 3 बराबर था 2 प्लस रूट 3। अगर मैं इन चीजों को आपस में कंपेयर करता हूं बेटा, रूट 3 के मल्टीप्लाई में क्या है? b। रूट 3 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो इससे b की वैल्यू 1 आ गई।
बेटा ए के स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो ए के स्थान पर 2 लिख दो। ए और बी का अनुपात पूछा था, 2:1 बनेगा। अरे अब तो समझ में आ गया क्या अभी भी नहीं आया, या अभी भी कहानी में दिक्कत है, अभी भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं है? सुनो, देखो P प्लस Q, P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए? बेटा आप मुझे बताओ, देखो आपके पास X और Y है, ठीक। मैं प्रत्येक स्टेप में मान लो ए जोड़ रहा हूं, प्रत्येक स्टेप में बेटा ए जोड़ रहा हूं, तो इससे आपका रेशो PQ बनना चाहिए क्या? बोलो भाई, प्रत्येक स्टेप में अगर बेटा मैं ए जोड़ता हूं तो इससे PQ बनना चाहिए। आपने नंबर वाले सवाल तो किए थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल है। दोस्तों कुल मिलाकर अपने को ये ए फाइंड करना है, अपना मकसद अपना टारगेट है जीवन का, जैसे मर्जी बना दो, ए ज्ञात कर दो, तिरछा गुणा कर दें, QX प्लस QA बराबर PY प्लस PA बनेगा। दोस्तों बोलो, दोस्तों ए वाले मैं कर लेता हूं एक साइड में, मेरे को ए ज्ञात करना है ना, ए वाले कर लेता हूं एक साइड में, तो PA माइनस PQ बराबर QX माइनस PY कह सकते हैं क्या? मैं QA को उधर ले गया, PY को इधर ले आया। आपने कहा जी हाँ सर। बेटा ए इनमें से कॉमन ले लूंगा, ए ये QA लिख लेना, सॉरी PA माइनस QA, PA माइनस QA था, QA अंदर बचेगा P माइनस Q बराबर QX माइनस PY। और बेटा A की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q क्या सकोगे क्या? उत्तर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। कोई बेटा डिफरेंस नहीं है, सारी बातें सेम है, सारा कंसेप्ट बेटा सेम है, लॉजिकल बातें आपको आनी चाहिए। दोस्तों वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल से भी बताया था ना, लेकिन उसमें आप कई बार प्लस और माइनस के साइन में गलती कर सकते हो, इसलिए बेटा ये कंसेप्चुअल जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि मैंने देखो ये तरीका बताया था बेटा, याद करना सवाल स्टार्टिंग में ये तरीका मैंने बताया, और आपने जब कंसेप्ट पूछा ये सवाल कर। दोस्तों एक और बड़ा अल्टीमेट सवाल, दोस्तों एक और बड़ा शानदार सवाल है, a प्लस बी रूट में ए बी बराबर है बेटा 4:1, ठीक है बेटा। a प्लस बी आपको देखो क्या लिख कर दिया गया, बटा में रूट ए बी है और 4/1 इस चीज की वैल्यू है। क्या दोस्तों ये बात आपके सवाल में गिवन है क्या? दोस्तों ये चीज आपको सवाल में दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल में अलजेब्रा काम आ रहा है, और आपसे बताओ पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा क्या है? आप कहोगे एबी। बेटा अलजेब्रा के थोड़े बहुत मूलभूत फॉर्मूले आपको आते होंगे, ज्यादा नहीं आते बेटा, कुछ बातें आती होंगी, थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा के बारे में आइडिया होगा, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक बार बेटा मैं इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो a प्लस बी बराबर 4√ab लिख सकता हूं क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपने कहा सर कोई दिक्कत। अच्छा थोड़ा सा पार्ट इधर ले आओ, थोड़ा सा a प्लस बी माइनस 2√ab। दोस्तों अगर मैं ऐसा लिखूंगा बराबर में 2√ab बचेगा क्या? बताओ एक बार ये बात आपने समझी? आपने कहा सर ऐसा करने पर क्या होगा? बेटा आपने कहा सर ऐसा करने पर क्या होगा, इस बात का सर मतलब क्या बनेगा हमें समझ नहीं आया। क्या दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता है अलजेब्रा का? अगर मैं आपसे कहता हूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आपको नजर आता है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपने सवाल में रूट ए माइनस रूट बी का आपसे होल स्क्वायर करवाऊं तो बताओ रूट ए का स्क्वायर तो ए ही बनेगा, रूट बी का स्क्वायर तो बी बनेगा, और माइनस 2√ab बनता है क्या?
दोस्तों ये वाली चीज बताओ आपकी समझ में आई क्या? ये वाला दोस्तों पॉइंट आप लोगों ने समझा क्या? एलजेब्रा की दोस्तों बातें हैं, एलजेब्रा का कंसेप्ट डिट्टो बेटा अपन इस सवाल में एलजेब्रा यूज कर रहे हैं। ये अब कहानी मुझे बता दो दोस्तों, क्या मैं इस चीज को रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कह सकता हूं क्या? बराबर 2 रूट ए बी कह सकते हो क्या? यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, कोई आपत्ति आए तो मुझे बताओ भाई। यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, कोई आपत्ति आए तो मुझे बताओ। अब देखो सवालों पर ना बेटा आपको क्रिएटिविटी लगानी आनी चाहिए, आपको बेटा सवालों पर जुगाड़ लगाने आने चाहिए, आपको सवालों पर माथापच्ची करनी आनी चाहिए। क्या अब आपको आइडिया पड़ रहा है कि मैं ए बी पर कैसे जाऊंगा? कंचन बेटा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा है कंचन, मैंने कुछ नहीं करा, किसी प्रकार का सवाल में चेंज नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख कर दिया है बेटा। थोड़ा बात को समझ लो यार। क्या अभी भी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, जितने बच्चों को सवाल में डाउट लग रहा है, जितने बच्चों को लग रहा है गुरुजी इस तरीके पर नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग मेरा एक तरीका और समझ लो भाई, मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूं यार। आपने कभी कोपेंडो डिवेंडो सुना है? CND बारे में सुना है? A बटा B बराबर C बटा D। अरे सही तो है भाई, चिंता मत कर, कुछ और बता रहा हूं, उससे भी साबित कर दूंगा, लेकिन एक बार इससे और देख लो। A प्लस बी बराबर C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। देखा आपने? देखा है क्या? अच्छा आपका जो सवाल है वो ये है, A प्लस बी बटा में रूट ए बी बराबर 4 बटा 1। बेटा आप मुझे बताइए, मैं इस 4 को इधर भी 2 लिख सकता हूं, आपको कोई आपत्ति ना हो? लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोपेंडो डिवेंडो CND बेटा लगा रहा हूं, सुनिएगा। ऊपर क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बटा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बराबर 3 बन जाएगा बेटा। 3 कैसे बना लिखकर बता दूं? लोग कहेंगे 3 कैसे है, ऐसा समझ में नहीं आया। 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1। आ गई बात समझ में? इतना पॉइंट बेटा क्लियर हो गया? अब आपको नजर आना चाहिए फॉर्मूला बेटा, आपको कोई व्यक्ति बताने नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला बन गया। ऊपर वाले केस में बताओ बेटा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया क्या? जो तरीका मैं पहले जा रहा था ना बेटा, उससे भी यही कहानी बनती, उससे भी यही पॉइंट बनता। और नीचे वाले केस में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 3 बटा 1 बन जाएगा क्या? एक बार मैं अगले पेज पर जाऊंगा, आप मुझे बता दो इतना स्टेप क्लियर है, तो फिर मैं आगे वाले स्टेप पर चलता हूं। बेटा इधर भी देखो स्क्वायर है, इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या कि रूट ए प्लस रूट बी बटा में रूट ए माइनस रूट बी बराबर अंडर रूट 3 है। किसी को आपत्ति ना हो तो मुझे बताइएगा। कई लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं सर सवाल में 4 लिखा हुआ है। अबे भाई मैं जानता हूं सवाल में 4 लिखा हुआ था, इसी 4 में से तो 1 2 यहां रखा, 1 2 यहां ले गया था। फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा ये काम करना पड़ता है। अलजेब्रा का मतलब ही होता है चीजों पर क्रिएटिव काम करना। रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी बराबर दोस्तों रूट 3 बटा 1 बन चुका है। कोशिश करता हूं कि यहां तक की बात तो समझ जाएंगे। आपने कहा गुरुजी अब ये खत्म करनी है मेरे को कहानी रूट वाली, तो कोपेंडो डिवेंडो एक बार फिर लगा दूं? बेटा बताओ, कोपेंडो डिवेंडो एक बार फिर लगा दूं बिना डरे बिना हिचकिचाए? ऊपर क्या बनेगा दोस्तों? ऊपर बनेगा देखो 2 रूट 2 का ए बार
और बटा में 2 रूट बी बनेगा बराबर √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1। किसी बालक को कोई आपत्ति? कोपेंडो डिवेंडो आना चाहिए दोस्तों। बिना कोई हिचकिचाहट के इस 2 से 2 को तो काट ही दूं, ये 2 और 2 तो आपस में कट ही जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए एक बार ईमानदारी से। स्क्वायर करोगे तो बताओ डायरेक्ट आपका आंसर ही आएगा। इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 3 और 1 4, 4 प्लस 2 √3 बटे 4 माइनस 2 √3। बेटा ऊपर वाले में से 2 कॉमन लूंगा तो 2 प्लस √3 बनेगा, नीचे वाले में से 2 कॉमन लूंगा 2 माइनस √3 बनेगा। और यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्तों। A अनुपात B का रेशो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 बनेगा। दोस्तों ये अलजेब्रा का सवाल था, रेशो के आधार पर दे दिया, लेकिन 2 प्लस √3 2 माइनस √3 आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जिस तरीके पर मैं पहले जा रहा था उससे भी बेटा सेम कहानी बनती, आपको 2 बार CND लगाना पड़ता, इससे बेटा बात एक ही बनेगी। हर क्वेश्चन पेपर में 10 सेकंड का नहीं आता, हर सवाल बेटा बड़ा नहीं आता। ये अच्छा सवाल था, ये बेहतरीन सवाल था, ये अल्टीमेट प्रकार का सवाल था। रिपीट नहीं कर सकते भाई, मैं सॉरी यार, क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। बेटा जो संडे को आपका टेस्ट मैंने करवाया था, संडे के टेस्ट में ये सवाल आया था ना, 2r माइनस h बराबर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सही बात। दोनों तरफ का पहले आप स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए बेटा, तो इसका बनेगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4rh बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अरे आपको a और b का होल स्क्वायर करना आता ही होगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर काट दीजिएगा बिना कोई डाउट के। बेटा इधर से बनेगा देखो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 4rh, मतलब 3r स्क्वायर बराबर 4rh। एक r से एक r भी काट दो, 3r बराबर 4h है दोस्तों। तो r और h का वैल्यू कितना? 4 3 बनेगा क्या? शीट नंबर 3 के सवाल दोस्तों बड़े अमेजिंग वाले सवाल हैं। इस टॉपिक के बड़े बेहतरीन वाले सवाल दिए हुए हैं दोस्तों, करने में आपको बड़ा मजा आएगा। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो बेटा यकीनन इन चीजों में आपको इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ यार बात तो दमदार चल रही है भाई साहब, फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा बिंदास है, क्वेश्चन की बातें बड़ी शानदार है। एसएससी के पेपर का दोस्तों पूछा हुआ सवाल है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में कोई शीट में कहीं ना कहीं नजर आया ही होगा। क्या सवाल है? एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 शर्ट खरीदी और ब्रांड बी की कुछ शर्ट खरीदी। सुनो बेटा, आप लोग एक दुकान पर गए, वहां 2 प्रकार की शर्ट मिलते हैं। आपने ये वाली शर्टें तो खरीदी 4, ये वाली शर्टें खरीदी पता नहीं कितनी, x मान लेते, ठीक है। कह रहा है ब्रांड ए की शर्ट का मूल्य है ब्रांड बी के मूल्य का दुगना है। यानी ये वाली शर्ट दोस्तों अगर 2 रुपए की है तो ये वाली शर्ट दोस्तों 1 रुपए की है क्या? अरे रेट आपको ऐसे डिसाइड होगा। अच्छा, मतलब ये जो रेशो था, ये दोस्तों रेशो था शर्ट का, और ये उनका रेट क्या है? उनका रेट। दोस्तों अब जब काउंटर पर बिल बनाने की बात आएगी तो आपका 8 प्लस x रुपए का बिल बनना चाहिए क्या? ये शर्ट है 8 रुपए की, ये शर्ट x रुपए की, इतने रुपए का आपका बिल बनना चाहिए था। लेकिन दोस्तों दुकानदार ने बिल बनाते समय क्या करा? दोनों शर्टों के ब्रांड आपस में बदल गए। मतलब आपने x शर्ट तो ये वाली मान ली और आपने 4 शर्ट ये वाली मान ली। बेटा दोनों शर्टों के ब्रांड इंटरचेंज हो गए, x शर्ट ये वाली मान ली और 4 शर्ट ये वाली मान ली। दोस्तों अब बताओ जो बिल बनेगा वो बिल 2x प्लस 4 रुपए का बनेगा। ओरिजिनल में आपका बिल बनना चाहिए था 8 प्लस x रुपए का, लेकिन बिल बना कितना? दोस्तों बिल बन गया 2x प्लस 4 रुपए का।
तो जिससे बिल में 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% का मतलब 2/5 होता है क्या दोस्तों? बिल का मतलब आपको ये बोला कि 40% बढ़ गया। अरे 40% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पहले अगर बिल तुम्हारा 100 रुपए का था तो आज 140 का बन गया क्या? अरे पहले तुम्हारा बिल अगर 100 रुपए का था तो आज 140 का बन गया। दोस्तों मैं आपको ऐसे कह सकता हूं क्या कि पहले तुम्हारा बिल 8 + x का था, आज 2x + 4 का हो गया, और ये जो बिल है ना, पहले अगर 5 रुपए का था तो आज 7 रुपए का हो गया। भाई मैं 100/140 लिखता, उनको 20 से काटता, बात तो सेम आती। क्या बात तो सेम आती दोस्तों? 8 × 7 = 56 + 7x बराबर 10x + 20 बनेगा दोस्तों। 3x की वैल्यू बनेगी 36 दोस्तों, x की वैल्यू बन जाएगी 12। आई बात समझ में? तो मैंने पूछा कि स्टार्टिंग में अनुपात क्या था। बेटा बताओ, ये वाली शर्ट अगर तुमने 12 खरीदी होती, ये शर्ट तुमने 12 ली होती, तो स्टार्टिंग का अनुपात 1:3 आता क्या? बेटा स्टार्टिंग का रेशो कितना? 1:3 बनता। 12 शर्ट ये है, 1 शर्ट ये है, अनुपात दोस्तों बनेगा 1:3। बड़े फंटेस्टिक लेवल के सवाल चल रहे हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चनों का दौर तो आप कब का पूरा कर चुके हैं। आसान सवाल दोस्तों पहले पीछे रह चुके हैं। अब तो भैया अपन टफ बातों को पढ़ रहे हैं। हो सकता है इनको पढ़ने में थोड़ा आपको कष्ट महसूस हो, आपको लगे सर बातें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 बार देखना, 3 बार शीट सॉल्व करना, ये बातें दिमाग में छप जाएंगी। बेटा ये 20 नंबर बताओ, 20 नंबर सवाल सेम है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा डेटा चेंज किया है, तो इसको भी करवाऊं ये कि सेम सवाल आप खुद से कर पाओगे? कतई बेटा 100% सेम है, 1 रुपए का भी सवाल में चेंज नहीं है। वही आपने 1 मानना है, वही x मानना है, बेटा वही रेट मानना है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल करना है, खुद करेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अभी तक के 20 क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए एक 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको खुद करना है। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कल की क्लास में लेके मत आना कि सर 20 नंबर सवाल करवा दो, हमसे हो नहीं पाएगा। क्या पेपर में तुम्हें सेम सवाल दिखा था? संडे वाले पेपर में तुम्हें सेम सवाल दिखा था, इनिशियल और फाइनल का सवाल दोस्तों, एक्स और वाई। क्यों बेटा टाइम लगा रहे हो? सेम सवाल है, उत्तर तो आ गया हमारा। 2:3 में गेंदें हैं, आपने y में से 5 गेंदें निकाली और x में डाल दी, तो अनुपात 1:1 हो गया। बेटा इनिशियल फाइनल है ना, 2 और 3 का अंतर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 और 5 10। मतलब स्टार्टिंग में ये वाली बॉलें 30 थी, ये वाली बॉलें दोस्तों 20 थी। अब कितनी कितनी है? तो अब दोनों में 25-25 बॉल है बेटा। संडे वाले पेपर की बातें याद आई? उसमें ये सवाल भी लिया गया था दोस्तों। दो 2017 के मेंस का सवाल है। 2017 के दोस्तों मेंस का सवाल है। रेड और ब्लू गोलियां रखी गई हैं, इनका अनुपात 5:4 है दोस्तों। 5 लाल गोलियां खो गई, 5 लाल गोलियां कहीं ना कहीं गिर गई, अनुपात 10:9 हो गया। जरा मुझे बताओ बेटा, लाल गोलियां खोई हैं, नीली गोलियां कांस्टेंट रहेंगी क्या? सवाल पढ़ते ही माइंड में बात क्लिक कर जानी चाहिए कि सर लाल गोलियां इस नालायक ने कहीं खो दी हैं, लेकिन सर नीली गोलियां तो कांस्टेंट कर लो। क्या इस डेटा को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस डेटा को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या बेटा आपके सवाल का जो उत्तर बनेगा वो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि 9 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसको 9 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा? 45। बेटा ये 9 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा? 36। इजी। हाँ,
यहां दोस्तों मैंने आपको बताया कि कितना था, यहां पे 10, 4 से गुना करोगे 40, और बेटा इसको अगर तुम 4 से गुना करोगे 36। और देखो वैल्यू भी आपकी एग्जैक्ट बन रही है दोस्तों, कि देखो ये 45 गोलियां थी, 5 खो गई, 40 बची हैं। ब्लू 36 थी, 36 ही है, तो बैग में अब कितनी गोलियां बची हैं? 76 बची हैं दोस्तों। मेंस में भी ऐसे ही सवाल बनेंगे। अरे प्री और मेंस कोई अलग अलग चीजें थोड़ी होती हैं, रिजल्ट तो बेटा सेम ही आता है सब में। हाँ 19 का मल्टीपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बनेगा। दोस्तों आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है। इनकी कीमत है 4 रुपए और 5 रुपए। बेटा मैं 40 और 50 मान लूं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 400 500 भी मान सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। बेटा पहले वाली की कीमत में x% इंक्रीज हुआ, पता नहीं कितना हुआ। दूसरी की कीमत 30% डिक्रीज हुई है। बेटा ये कीमत अगर 30% डिक्रीज होगी तो बेटा बताओ 15 रुपए डिक्रीज होगी क्या? अरे 50 का 30% 15 आता होगा, यानी अब इसका रेट 35 रुपीज हो जाएगा क्या? 50 रुपए की वस्तु है दोस्तों, 30% की कमी आई तो 35 रुपए। और सवाल पता है क्या कहता? कि इनका अनुपात बन गया 10:7। इनका अनुपात बन गया 10:7। दोस्तों ये चीज अगर 5 गुना है तो ये चीज भी 5 गुना बननी चाहिए क्या? मतलब इधर वाली वैल्यू 50 आनी चाहिए क्या? याद है ना वो सवाल जब अपन ने एक चीज वो सेट की थी बेटा, कुछ बॉयज स्कूल छोड़ गए थे, इस प्रकार के सवाल किए थे बेटा मैंने। हाँ तो बेटा ये आर्टिकल 40 रुपए का था, 50 रुपए का हो गया, रेट कितना बढ़ गया? 10 रुपए। लेकिन आपको परसेंटेज में बोलना है, 10/40 बढ़ेगा तो 25% रेट बढ़ेगा दोस्तों। 23 नंबर सवाल तक समझ में आया? 24 और 25 दोनों सवाल अभी और करते हैं। बहुत बढ़िया सोनू। सोनू कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो करवाए थे मैथ्स और रीजनिंग के वो आपकी शीट में से ही आए थे। अच्छा मेरे भाई बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, सचिन 1.5 किलो अंगूर लाया, ताजा अंगूर लेकर आया। बेटा अंगूर में देखो आपको बात पता है, अंगूर जो फ्रूट्स होते हैं ये उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है और थोड़ा सा उसमें पल्प भी होता है, पल्प जिसे बोलते हैं गुदा। पानी और गुदा दोस्तों 4:1 के अनुपात में था। सुन बेटा, सचिन गया मार्केट, वहां से लाया अंगूर। अंगूर में आपको पानी भी था और पल्प भी था। बेटा आप मुझे बताओ एक्चुअल में मैं इसको 1500 ग्राम बोल दूं क्या? 1500 ग्राम है यार, थोड़ा बोलना मेरे लिए कंफर्ट रहेगा और कुछ नहीं है। बेटा 1500 ग्राम को अगर तुम बांटोगे तो पानी आपका 1200 ग्राम है और पल्प दोस्तों आपका पल्प 300 ग्राम ही आएगा क्या? मैं ग्राम की बात कर रहा हूं, समझ में आया? अब ये घर लेकर पहुंचा, घर पे बालक थे, बड़े नटखट बड़े तेज बालक थे। उन्होंने क्या करा, इन अंगूरों को कुचल दिया, थैली में बेटा कुचल दिया। कुचलने पर कुछ पानी वेस्ट हो गया, थोड़ा सा पानी दोस्तों बह गया, थोड़ा पानी दोस्तों वेस्ट हो गया। पानी इसका कहीं ना कहीं कुचला जा चुका है, पानी चला गया। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ पानी गया, पल्प की मात्रा में कोई चेंज आएगा क्या? आप कहोगे सर पल्प में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पल्प सेम आना चाहिए। अच्छा आपको रेशो भी क्या है? 3:2 बन गया, 3:2। बेटा आप मुझे बताओ इस वाले केस में भी पल्प तो 300 ग्राम ही आएगा। अरे इस वाले केस में भी पल्प तो 300 ग्राम ही आएगा। हाँ और पानी दोस्तों 450 ग्राम आएगा क्या? पानी दोस्तों 450 ग्राम आएगा। यानी अब आपके पास केवल 750 ग्राम अंगूर बचे हैं। जो तुम्हारे पास 1.5 किलो अंगूर थे, अब 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम बचे हैं। बेटा बताओ कितने अंगूर आपके वेस्ट हो गए? कितने अंगूर बेटा कुचले जा चुके हैं? तो आप कहिएगा सर
0.75 kg मतलब कि 750 ग्राम अंगूर हमारे वेस्ट हो गए हैं। 0.75 kg इज द राइट आंसर। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेने का विचार तो है, लेकिन सोच रहा हूं कि 25वां क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ही लेंगे बेटा। 25वां सवाल कर लेते हैं। चलो बेटा ये सवाल एक बार आप लोग ट्राई करो। मैं 5 मिनट का एक शॉर्ट सा ब्रेक ले रहा हूं दोस्तों। हम उसके बाद चीजों को कंटिन्यू पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा लगातार पढ़ेंगे। आप ये बात आगे मिलिएगा, 5 मिनट के बाद आगे मिलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों बताइए, आप इस सवाल को कर पाए? एक मिनट रुकिएगा। नहीं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा आप कोई फैक्ट्री है आपकी, आपको बेटा सामान बनाते हो, तो आपको यह बताया गया कि रॉ कीमत जो है, रॉ कच्चा माल है बेटा, कच्चे माल की कीमत है ना, वो ओरिजिनल कीमत का 3 गुना है। मतलब आप कोई सामान लाए बेटा 1 रुपए का, उसको तैयार करने में 2 रुपए खर्चा हो गया, तभी बेटा वो चीज आपको 3 रुपए की मिली होगी। एक मिनट रुकना यार। हाँ बेटा, अब फ्री हैं, चाय आ गई है, एक कप चाय में जो आनंद है। बेटा मैंने आपको बताया, देखो एक होता है वस्तु का रॉ मटेरियल और एक होती है उस पर लेबर कॉस्ट, या मान लो प्रोसेसिंग खर्चा, कुछ भी मान लो बेटा, एक ही बात है। तो ये मूल कीमत बेटा इन दोनों को जोड़कर बनती होगी क्या बेटा? जो ओरिजिनल प्राइस है इन दोनों को जोड़कर बनता होगा ना। ये आपने रॉ मटेरियल लाया 1 रुपए का, तो मैं कहता हूं रॉ सामान अगर 1 रुपए का था तो बेटा मूल कीमत यानी कि प्राइम कॉस्ट जो थी बेटा वो 3 रुपए थी। इसका मतलब आपको वस्तु बनाने में 2 रुपए लग गए होंगे क्या? क्या बेटा आपको आर्टिकल बनाने में 2 रुपए खर्चा आ गया होगा? हाँ। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर तुम 1 और 2 लिखोगे तो थोड़ी चीजें आगे आपके लिए टफ बन जाएंगी। कैसे? बता रहा हूं कि इन्होंने बताया कि मूल कीमत है ना, मूल कीमत ये 5:12 के अनुपात में बढ़ जाते हैं। मतलब पहले अगर मूल कीमत 5 थी तो अब 12 हो गई। लेबर कॉस्ट अगर 4 थी तो वो कितनी बन गई बेटा? 5 हो गई। यही हुआ क्या? दोनों का रेट बढ़ गया बेटा। एक चीज का रेट तो 5 से 12 हो गया, दूसरी का बेटा 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। तो क्यों ना मैं इन चीजों को अपनी मर्जी से मल्टीपल में 5 के मान लूं बेटा? क्या मुझे बताओ, मैं इनको 5 और 4 का एलसीएम लेकर बेटा, अपनी मर्जी है कुछ भी लिख लो, मैं इसको 10 रुपए, इसको 20 रुपए और इसको 30 रुपए लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बेटा? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए लिख लूं, ठीक है। अब देखो कच्चे माल की कीमत 5 थी 12 हो गई। अगर 5 थी 12 हुई है तो इसका मतलब 10 से 24 हुई होगी क्या? अगर पहले कीमत 10 थी तो बेटा 24 हो जाएगी क्या? ये रेट थे पहले और अब रेट कितना है ये चेक करना है बेटा। प्रोसेसिंग फीस पहले अगर 4 थी तो 5 हो गई, लेकिन पहले अगर 20 होती तो क्या आज 25 बन जाएगी बेटा? हाँ, यानी अब आपका खर्चा कितना आएगा? 49 रुपीज का। यानी बेटा पहले वस्तु आपको अगर 30 रुपए में मिलती थी तो आज वो वस्तु आपको 49 रुपीज की मिलेगी, आज वो आपको 49 की मिलेगी। क्या समझ में आया? सवाल कहता प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी। बेटा ये जो 6 रुपए है क्या एक्चुअल में 30 की वैल्यू है क्या? आरंभिक कीमत 6 रुपए थी, ये 30 की वैल्यू है, और आपको अंतिम कीमत चाहिए, आपको लास्ट का रेट चाहिए 49 की वैल्यू चाहिए बेटा। 6 से काट लो, 5 बार कटेगा, 49/5 का मतलब बनेगा 9.8। दोस्तों अब जो कीमत है 9:8 की कीमत में होगी, 9:8 में होगी। रेशो को अपनी मर्जी से वो लिखो बेटा जो लिखने में आपको कंफर्टेबल लगे। क्लास की रिकॉर्डिंग को एक बार चेक करके ये सारे सवाल बेटा आपको दोबारा करने हैं। ये दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको कई जगह ये सवाल मिलेगा, कोई शीट्स में, कोई बेटा सब जगह सवाल मिलेगा। हाँ बेटा, एसएससी में खाली एसएससी का लोगे तो 2 साल पर आपको 8 महीने फ्री मिलेंगे, और अगर आप लोगे सीईटी का कंबाइंड पैक तो 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। सुनो,
सी और डी दो भाई हैं, इनकी बचत, इनकी सेविंग दोस्तों 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, वे अपनी बहन के लिए एक उपहार लेते हैं और उस कीमत को 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। उपहार लेने के बाद यदि सी के पास उसकी कीमत का 3/4 बचता है, सी के पास उसकी कीमत का 3/4 भाग बचता है और डी के पास 497 रुपए बचते हैं, तो उपहार की कीमत ज्ञात करो। बेटा समझो ध्यान से, दो भाई हैं, एक का नाम सी है और एक का नाम डी। इनकी जेब में जो पैसे थे दोस्तों, ये मैं मान लेता हूं कि इसके पास 5x रुपए थे, इसके पास 6x रुपए थे। बचत का मतलब ये है कि ये इतने पैसे अपनी जेब में बुला के चले थे, इतने पैसे इनकी जेब में थे। क्या समझ में आया तुम्हें? तो बेटा ये एक प्रकार से इनिशियल इनकी इनकम मान लूं मैं, भाई इनकम ही मान सकते हैं। इनकी जेब में इतने रुपए बचे हुए थे, इतने रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब इनका विचार आया कि चलो दीदी का बर्थडे है, दीदी के लिए एक गिफ्ट ले लेते हैं। जो इन्होंने गिफ्ट लिया दोस्तों, उसकी कीमत इन्होंने 4:5 में आपस में बांट ली। इन्होंने उसकी कीमत को 4:5 में आपस में बांट लिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी इतने रुपए का आपने खर्चा कर दिया। पहले बता रहा हूं लंबा रहेगा, वैसे एग्जाम में सवाल करना हो तो बड़ा इजी है दोस्तों। उपहार की जो कीमत आएगी वो 9 का मल्टीपल बनाएगी, ऐसे लोग बोलेंगे, है ना। लेकिन बेटा कई बार फ्रैक्शन में चीजें बिगड़ जाती हैं, तो आपको सवाल ट्राई कर लेना चाहिए। सुनिएगा, इनके पास रुपए थे 5x और 6x, 4y और 5y रुपए में आपने क्या करा, खर्चा कर दिया। ठीक है, सी के पास उसकी बचत का 3/4 भाग बचता है। बेटा सी के पास 3/4 भाग बचता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सी की बचत अगर 4 रुपए की थी तो खर्चा उसने 1 रुपए का किए। अरे बताओ, सी के पास अगर 4 रुपए थे तो खर्चा उसने 1 रुपए का किए। हाँ, ये सवाल देखो वही बन गया। सी की इनकम और खर्चे का अगर मैं रेशो पूछूं आपसे तो बेटा 4:1 बोल पाओगे? कुछ याद आया तुम्हें सवालों को देखकर? ऐसे सवाल मैंने पहले बताए थे आपको। हाँ, शीट नंबर ओफो दोस्तों, x/y का जो रेशो बनेगा, x/y दोस्तों क्या बताओ, 16:5 बनेगा। दोस्तों लाइट थोड़ी चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, 4:5 को बेटा मैंने 16:5 लिख दिया। अब x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 5 है। तो आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा आपको ये बातें बेटा रिपीट कर देता हूं। C और D की एक्चुअल में जो इनकम बनेगी, इनकम कितनी बनेगी? 16×5 80, 16×6 96। और खर्चा जो बनेगा, खर्चा बेटा वो 4×5 20 और 5×5 25 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इनके पास बचेंगे कितने रुपए? इसके पास बचेंगे 60 रुपए, इसके पास बचेंगे बेटा 71 रुपए, कितने बचेंगे। लेकिन सवाल कहता बेटा, सवाल कहता मेरे को कि डी के पास 497 बचते हैं, 497 बचते हैं। बेटा ये 497 मुझे बता दो एक बार, 71 की वैल्यू है क्या? और उपहार की कीमत पूछी है, उपहार की कीमत 45 बनेगी। हाँ, पूरा 7 बार कटेगा और 315 आपके सवाल का उत्तर बन गया। दिस इज द प्रोसेस। एक मिनट, दिस इज द प्रोसेस दोस्तों। अरे इनिशियल फाइनल से बेटा डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपको इस प्रकार का फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा सवाल में। लेकिन वैसे अगर आप ऑप्शन से बेटा सवाल करते तो उपहार की कीमत जो बनेगी वो 9 का मल्टीपल बनेगा। उपहार की कीमत जो आएगी वो 9 का मल्टीपल बनेगा, यानी अंकों का जोड़ 9 से कटेगा। अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा, 5 2 7 और 1 8 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, 10 नहीं कट रहा, यही कट रहा है बेटा। डायरेक्ट तरीका लगाना होता तो भी लगा सकते हो, लेकिन बेटा सवाल को समझने की बात करोगे तो समझने की बात भी कर सकते हो।
आसान। बेटा नोट वाला सवाल, नोट वाले सवाल आप लोग कर चुके हैं पहले, ये थोड़ा अलग सवाल है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 8,000 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार डिवाइड करना है कि 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट होंगे। राशि उनको 15:2:3 में मिलेगी। कुछ नहीं है बेटा सवाल में, बड़ा आसान सवाल है। ए, बी और सी, इनको दोस्तों आपने एक पैसा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि उनके द्वारा प्राप्त राशि 15, 2, 17 और 3, 20, 400 से गुणा करोगे बेटा, इसको मिलेंगे 6,000 रुपए, और बेटा इसको मिलेंगे 800 रुपए, और इसको बेटा मिलेंगे कितने, 1200 रुपए। क्या इतने इतने रुपए मिलेंगे क्या? एक को मिलेंगे 6,000 रुपए, एक को 800 और एक को 1200 रुपए। तीनों लोगों को पैसा कितना कितना मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों ए को आपने नोट देने हैं 500-500 वाले। बेटा ए को तुमने नोट देने हैं 500-500 वाले, तो 12 नोट देने पड़ेंगे क्या? 12 नोट तो ये तो बनेंगे 6,000 रुपए। दोस्तों बी को देने पड़ेंगे नोट 200-200 वाले, तो 4 नोट बहुत है, 4 नोट। सी को नोट देने हैं 100-100 रुपए वाले, तो इसको भी नोट देने पड़ेंगे 12। 3:1:3 रेशो बन जाएगा। 3:1:3 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? सवाल दोस्तों बड़े इजी हैं, आप ना सवालों को देखकर घबराया मत करो। क्वेश्चंस वास्तव में पेपर में ऐसे ही बनते हैं। ऐसी कहानी दोस्तों एग्जाम में आएगी और 100% आपका रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं। 60,000 रुपए को 60,500 रुपए को ए बी सी में बांटना है। बोला ए का भाग बी और सी के भाग का 2/9 है, यानी ए का हिस्सा जो है ना बी और सी के हिस्से का 2/9 है। ऐसे बोलूं या ऐसे बोल दूं? आपको लिखने की बात समझनी है। ए का हिस्सा बी और हिस्से के हिस्से का 2/9 है, ऐसा बोल दूं कि अगर बी और सी को 9 रुपए मिलते हैं तो ए को 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और कहते बी का हिस्सा जो है ना, बी का, वो ए प्लस सी के हिस्से का 3/7 है, यानी इसको 7 रुपए तो इसको 3 रुपए। दोस्तों आपको सवाल में गड़बड़ी क्या नजर आई? बताओ क्या गड़बड़ी नजर आई तुम्हें? आपने कहा गुरुजी दोनों जगह अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। टोटल देखो बेटा, टोटल इसमें भी इनको जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 11, इसमें भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 10। अच्छी बात तो नहीं है, एक तरफ ये 11 बन रहा है, एक तरफ ये 10 बन रहा है, तो क्यों ना बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, क्यों ना इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लें, तभी तो टोटल सेम बन पाएगा। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 10 दूनी 20, 90, 33 और 77, खत्म। तीनों लोगों का शेयर ज्ञात करो बेटा। ए का शेयर देखो 20 आ रहा है साफ साफ, बी का 233 बन रहा है साफ साफ, और सी का 57 बनेगा क्या? अरे कैसे मर्जी काउंट कर लो। ए सी का जोड़ 77 है, ए 20 है तो 20 57 बनेगा। जी हाँ, 60,500 रुपए टोटल रुपए हैं। टोटल टोटल के बटा में टोटल आएगा 110 आएगा, गुणा सी का हिस्सा पूछा है 57 से गुणा कर लीजिए। 11 से काटोगे 11 5 55, 11 5 55, 550। बेटा आपका जो उत्तर बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा, क्या बताओ वो 11 का मल्टीपल चाहिए क्या? भाई आपको इसमें 55 दिख रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। आप ऑप्शंस देखिए, 8 तो 10, 9 5 14, ये 11 से नहीं कट सकता। 3 और 1 4 और ये 2 11 से नहीं कट पाएगा। 3 3 6, 5 और 1 6, ये कट रहा है। 3 2 5, 7 5 12, ये भी नहीं कट पाएगा। सी आंसर बनेगा। कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है बेटा, वैसे भी आपको पता था 31 35 0 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर 28 का आएगा सी।
आ रहे हैं तुम्हें सवाल समझ में? वेरी गुड। एक व्यक्ति 8,600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना। देखो बेटा, इसके पास कौन कौन है? प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना। एक तो डॉटर है और एक नेफ्यू है, ठीक। पुत्री भतीजे से 4 गुना, इनका रेशो बताओ। 4:1 बनेगा क्या डॉटर का और नेफ्यू का? डॉटर और नेफ्यू 4:1 बनेगा। अच्छा, अगली बात सुनो। सन और नेफ्यू का रेशो दिया हुआ है। सन और नेफ्यू का बेटा ये दिया हुआ है, प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना। 5:1 बनेगा, 5:1 बनेगा। हाँ कोई नहीं, 4 कर लो बेटा। नेफ्यू इसमें भी 1 है, नेफ्यू इसमें भी 1 है, तो कंबाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर अलग अलग होता तो पहले मैं नेफ्यू को सेम कर लेता, ये बात आप जान चुके हैं। डॉटर, सन और नेफ्यू को 4:5:1 लिख पाएंगे बेटा? बोलिए। देखो ये तो ईच पर्सन की बात हो रही है बेटा, ये ईच पर्सन की बात हो रही है, ईच पर्सन की। आप मुझे बताओ, आपके बेटे कितने हैं? 5। बेटों का गुना होगा 5 से। बेटियां कितनी है? 4, इनका गुना 4 से। भतीजे कितने हैं? 2, इनका गुना 2 से। तो इनको मिलेंगे 16, इनको मिलेंगे 25 और इनको मिलेंगे 2। 41 तो 43 बेटा। 8600 जो है ना, ये 43 की वैल्यू है, 43 की। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 5 था, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 43 दूना 86, 200, 250,000। प्रत्येक बेटी के हिस्से में 1000 रुपए आएंगे बेटा। प्रत्येक डॉटर के पास 1000 रुपए की राशि आएगी। 1000 इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल देखिएगा 30 नंबर बेटा। ए और बी के वेतन का योग उनके अंतर का 11:1 है। मुझे बताओ, देखो ए और बी का अगर मैं टोटल करता हूं और ए और बी का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये 11:1 बन रहा है। क्या कॉमन सेंस से आप इनको 6 और 5 समझ सकते हो? भाई वैसे तो बेटा देखो, एग्जाम में अगर आपको ये बात साबित करनी है खुद से, तो आप इनका गुना करके चेक कर लेना, 6 5 ही बनेगा। वैसे कॉमन सेंस कहता है कि 6 और 5 11, 6 में से 5 के 1, खत्म। और बी और सी का भी सेम कहानी है दोस्तों, बी और सी की भी सेम कहानी है। बी और सी पर भी 11:1 बनता है, यानी बी का और सी का रेशो भी 6:5 बन रहा है। आ गई बात समझ में दोस्तों? बी को इक्वल करना चाहिए क्या बी को इक्वल करना चाहिए? 6 6 36, 6 5 30, 5 5 25। इस रेशो में पैसा बांटोगे तो बात का मजा आ जाएगा। सही है सर। बी का वेतन क्या है? अगर टोटल वेतन इतना है बेटा, 1,82,000 रुपए, क्या टोटल की वैल्यू है? क्या 66,591 की वैल्यू है। बी का वेतन क्या बनेगा? 30 से गुणा कर लीजिए, पूरा 2000 कटेगा। 2000 गुणा 30, 60,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर है। क्या बच्चों आप मुझे बता दो, 30 नंबर तक के सवाल सारे बच्चों के बहुत बढ़िया प्रकार से क्लियर हुए क्या? सारे लोग इन सवालों को कर पाओगे क्या? बेटा सुनो, एक बार में ही कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है। कम से कम बेटा 2 बार आप क्लास को जरूर पढ़ा करें, और बेटा शीट को तो कम से कम 3 बार सॉल्व कर लो। जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं ना बेटा, अगर आपने उन पीडीएफ को लगा लिया अच्छे से, 2-3 बार सॉल्व कर लिया, तो बेटा गारंटी दे रहा हूं तुम्हें कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। एक बार में आपके सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाएंगी। थोड़ा बेटा क्लास का टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं, सुनो। दिया गया है कि 24 कैरेट वाला सोना शुद्ध सोना है, ठीक है। 18 कैरेट वाले में 3/4 सोना है, ओके। 20 कैरेट वाले में 5/4 सोना है, 5/6 सोना है। तो 18 और 20 कैरेट वाले शुद्ध सोने का अनुपात ज्ञात करें। बेटा सुनो मेरी बात, देखो सवाल में कुछ है ही नहीं। ये आपका सोना है 18 कैरेट वाला,
ये सोना है बेटा 20 कैरेट वाला, ठीक है। अब इसमें गोल्ड जो है ना, गोल्ड बेटा वो एक्चुअल में 3/4 ही है, और इसमें बेटा गोल्ड केवल 5/6 ही है। अरे ऐसा ही है क्या, मुझे बताना बेटा एक बार। फर्स्ट वाले में गोल्ड कितना है, 3/4 ही है, और सेकंड वाले में कितना है बेटा, सेकंड वाले में 5/6 ही है। तो इनका मिक्स अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, गुणा कर दो, 18:20 बनेगा। 2 से काटूंगा तो 9:10 बनेगा, कि इनके जो शुद्ध सोने का अनुपात है, सॉरी 9:10 बनेगा। उत्तर बनेगा बेटा बी। सवाल दोस्तों बहुत इजी होते हैं, बस एक बार आपने लैंग्वेज को समझना है। दोस्तों 32 नंबर सवाल से अब आपका आ गया नया टाइप। अब दोस्तों ये नया कंसेप्ट आ गया, एक नई बात आ गई। सारे सवाल ऐसे ही ना, हाँ ठीक है बेटा। इनको सवालों को मैं कह सकता हूं ये छलांग या दूरी वाले सवाल होते हैं, या कदम दूरी वाले सवाल होते हैं। पहले बेटा एक क्वेश्चन पे पूरा कंसेप्ट पढ़ ले अपन, एक सवाल पे पूरा नियम पढ़ लोगे। जब एक सवाल पे आप कंसेप्ट पढ़ लोगे, फिर बेटा अगले सवालों को मैं आपको बता दूंगा आसान ट्रिक से, लेकिन एक बार आपको इनका मेथड आना चाहिए कि आखिर ये सवाल हुआ कैसे। सुनो, एक दरोगा बेटा एक पुलिस वाला है, एक चोर के पीछे पीछे भागता है। अब सुनिएगा, चोर बेटा भाग रहा, पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ा, ठीक। चोर यदि 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। मतलब बेटा भाई जितने ये बेटा समय इक्वल होता है, देखो, यानी चोर के 10 कदम में लिया गया समय, चोर द्वारा 10 कदम में लिया गया समय बराबर है दरोगा द्वारा 8 कदम में लिया गया समय। दरोगा द्वारा 8 कदम में लिया गया समय। दोस्तों आपको सवाल ने यही कहा ना कि जितनी देर में चोर 10 कदम चलता है ना, उतनी देर में दरोगा कदम केवल 8 कदम चलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समय कांस्टेंट है। अच्छा जी, अच्छा एक बात बोली कि दरोगा के तो 5 कदम, दरोगा के तो 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर है। बेटा सुनो मेरी बात, भाई दरोगा जितनी डिस्टेंस 5 कदमों में कवर कर लेता है, चोर उतनी डिस्टेंस 7 कदमों में कवर करता है। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए बेटा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मैं इसको 35 मीटर मान लूं क्या? ऐसे आपके मन में आया गुरुजी आपने 35 क्यों माना? सर आपने 35 क्यों माना ये बता दो। बेटा मैंने 5 और 7 का एलसीएम माना है, मैंने 5 और 7 का एलसीएम माना है, मैंने 35 मीटर आपको समझाने के लिए माना है, सवाल का मेथड क्या है बताने के लिए माना है, ठीक है। अब सुनो, दरोगा के 5 कदम, बेटा दरोगा अगर 5 कदमों में इतनी दूरी तय करता है तो ये दरोगा बताओ बेटा एक कदम में, एक स्टेप में दोस्तों एक कदम में 7 मीटर चलता होगा क्या? भाई 35 मीटर की दूरी को दरोगा अगर 5 कदमों में नाप लेता है तो एक कदम में 7 मीटर चल रहा होगा। अरे बता दो भाई, आई बात समझ में? हाँ, और बेटा इसी दूरी को कवर करने में चोर के 7 कदम लगते हैं, इसी दूरी को कवर करने में चोर के 7 कदम लगते हैं। मतलब दोस्तों चोर द्वारा एक कदम में तय की गई दूरी 5 मीटर होगी क्या? क्या चोर द्वारा एक कदम में तय की गई दूरी 5 मीटर होगी क्या? आ गई बात। अब सुनो बेटा, चोर एक कदम में चलता है 5 मीटर, तो 10 कदम में 50 मीटर गया होगा क्या? एक कदम में 5 मीटर तो 10 कदम में 50 मीटर। दरोगा एक कदम में 8, सॉरी एक कदम में 7, तो 8 कदमों में 56 जाएगा। यानी बेटा ये है दरोगा और ये है चोर, ठीक। दरोगा जो है दरोगा, ये जितनी देर में 56 मीटर जाएगा, क्या उतनी देर में चोर 50 मीटर जाएगा क्या? जितनी देर में दरोगा 56 मीटर जाएगा, क्या चोर उतनी देर में 50 मीटर जाएगा?
दोस्तों स्पीड का रेशो ज्ञात करना है तो 28:25 बोल दोगे क्या? 28/25 कर दोगे क्या? 28/25 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 4-5 सवालों में बताऊंगा कहानी आपको। भाई पहले तो मैंने एक एक कदम में आपको डिस्टेंस बता दी कितनी कवर करेगा, 35 मीटर मानकर। तो जितनी देर में, अरे बताऊंगा भाई, 1 मिनट शांति रहो। जितनी देर में दरोगा 8 कदम लेता है, मैं जानता हूं 1 कदम में 7, 8 7 56, चोर उतनी देर में 10 कदम, चोर के 50, तो 28 और 25 का रेशो बनेगा। 28 और 25 की बात बनेगी। अरे थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? ज्यादा नहीं आई, कोई बात नहीं। ये तो बेटा कंसेप्चुअल तरीका होता है, आपको पेपर में ऐसे लगाना नहीं है, ठीक है? एग्जाम में क्या दोस्तों करोगे? देखो ये तो है पुलिसमैन, इसको बोलते हैं अपन दरोगा, और ये दोस्तों थीफ, जिसको अपन बोलते हैं चोर। एक था पुलिसमैन और दोस्तों एक था चोर। मैं आपको कह रहा हूं, आप देखो चोर के 10 कदम, पुलिस के, दरोगा के 8 कदम। बेटा कदम हो, इंसान होगा तो कदम चलेगा, जानवर छलांग लगाएगा, एक ही बात होती है। आप इसे कदम भी कह सकते हो, आप इसे छलांग भी कह सकते हो, ठीक है? डिपेंड करता है सवाल किस पर दिया गया। दरोगा के 8 कदम और चोर के 10 कदम बराबर है क्या? अरे बताओ, इतनी बात सही है? और बेटा डिस्टेंस, दूरी कितनी कवर करते हैं? दूरी के लिए आपको बोला है कि पुलिसमैन के तो 5 कदम और दरोगा और चोर के 7 कदम बराबर है। चोर के 7 कदम बराबर है। सही है बेटा? अरे सही है क्या? कुछ मत करना, इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए बस इसमें इसका भाग दे लेना। आप 8/5 अनुपात 10/7 कर लेना। बेटा ये बन जाएगा 56 और ये बन जाएगा 50। 56:50, मतलब कि 2 से काटने पर उत्तर बन जाएगा 28:25। याद करने के लिए दोस्तों आप ये कह सकते हो C/D। C/D का मतलब क्या है दोस्तों? C का मतलब छलांग, छलांग या कदम कोई भी हो सकता है। D का मतलब डिस्टेंस, C का मतलब छलांग और D का मतलब डिस्टेंस। C/D करना है। पहले मैंने आपको प्रोसेस करके बताया था, उतना काम नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट ये सवाल करना है। एक बात बताई, थोड़ी बहुत समझ में आई, 10-20% समझ में आया? मैंने एक जैसे कई सवाल लिए, तुम्हें घबराने की नीड नहीं है। मैंने दोस्तों एक जैसे कई क्वेश्चन लिए हैं, पूरी बात आपको बताने की कोशिश करी है। मेरी क्लास में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम जेरी को जानते हो? ये दोस्तों टॉम है और ये आपका बालक जेरी है। पहले आपको लिखना है छलांग। बेटा छलांग बोलो, कदम बोलो, कूद बोलो, एक ही बात है, ठीक है? जितनी देर में टॉम 8 कूद लगाता है, जेरी 6 कूद लगाता है। कूद लिख दिया आपने, कदम चल गया, कूद गया। छलांग का मतलब एक होता है। डिस्टेंस, दूरी की बात कर लो बेटा। जितनी देर में, जितनी टॉम दूरी 7 कूद में तय करता है, जेरी उतनी 5 कूद में तय करता है। बात सही है? अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? बस दोस्तों डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। इधर बनेगा 40, इधर बनेगा 42। 2 से काटने पर 20:21 आंसर बन जाएगा। दोस्तों लंबे किसी प्रोसेस में जाने की नीड नहीं है आपको। दोस्तों सवाल कोई टिपिकल करने की नीड नहीं है। इनमें पर्सन, ये लोग या जानवर 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन तरीका आपका रहेगा इतना ही सिंपल, इतना ही इजी। एक और देख लीजिए बेटा सवाल। कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बेटा 3 जानवर हैं। एक है कुत्ता, ये शेर और ये लोमड़ी, ठीक, कोई बात नहीं। पहली बात बेटा आप लिखो छलांग। C/D, पहले C आता है ना, C मतलब छलांग लिखना है। शेर की हर 10 छलांग, शेर की 10 छलांग, कुत्ता लेता है 7 छलांग, कुत्ते की 7 छलांग। और लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेती है। क्या बेटा छलांग का रेशो ये बनेगा? 7, 10, 12 बनेगा छलांग का रेशो। और डिस्टेंस की बात कर लो बेटा, 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी
15 छलांग में शेर द्वारा तय की गई दूरी और 20 छलांग में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। खत्म बात दोस्तों। 7/5, 10/15, 12/20 करना। आप मुझे बताइए, मैं इस 10/15 को काटकर बेटा अपनी मर्जी से 2/3 लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? 2/3 लिखने में आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं है। 12/20 को बेटा काटकर 3/5 लिखूंगा, कोई एतराज तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात है। हाँ जी, चल रही है अभी थोड़ी सी, 10 मिनट लगेंगे बेटा। 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए 15 से गुणा कर दें। 7 तिया 21, 5 दूना 10, 3 तिया 9। क्या ये सवाल बहुत इजी है बेटा? C/D का मतलब समझ रहे हो? पहले छलांग बाद में डिस्टेंस। हमेशा आपको C/D करना है। याद करना भी बड़ा सिंपल है, C/D। जानवर चलेगा तो छलांग होगी, आदमी के कदम हो जाएंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है सवाल में। क्या बताओ? अब देखो कैसे बताऊं तुम्हें। ये है डॉग, ये रैबिट। छलांग, जितने समय में खरगोश 9 कदम चलता है, खरगोश के 9 कदम, कुत्ते के 6 कदम। डिस्टेंस, कुत्ते द्वारा 5 कदम में तय की गई दूरी खरगोश द्वारा 8 कदम में तय की गई दूरी बराबर होती है बेटा। खत्म बात। हाँ भाई जी, बढ़िया। हाँ आ जाओ। नहीं घर यही हूँ, ऑफिस में हूँ, बस हूँ 15 मिनट और। कोई नहीं, आज फोन कर दें तो 10 क्लास चल रही है, एक बार ना उन्हें करता फोन। हाँ चल रही है। 48-45 समझ में आया दोस्तों? ये फोन भी इसीलिए आ रहे हैं ना, सबको पता लग गया कि 5:30 हो गए, अब फ्री हो गया होगा, तो जानकारों के, मित्रों के, दोस्तों के फोन आते हैं। सबको कहा होगा भी 5:30 तक कोई कॉल नहीं है, 5:30 तक हम व्यस्त होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि नालायक मास्टर 5:30 के बाद भी पढ़ाता है। बताओ, शेड्यूल टाइम के ऊपर चलता है भाई। सुनो दोस्तों, 36 नंबर सवाल सेम है, कर पाओगे बेटा? 36 नंबर सवाल सेम है, कर पाओगे? 37 नंबर भी सवाल सेम है, कर पाओगे बेटा? बस बेटा, ये आपके 37 नंबर तक के सवाल हैं, ये आपके बेटा कल तक हो जाने चाहिए बेटा, ये आपके कल तक हो जाने चाहिए। आप ऐसा मत कहिएगा कि सर इनमें कोई डाउट आ गया। बच्चों, मैंने एक एक सवाल बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से करवाया दोस्तों। इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक बेटा हमें मिलेगा मिक्सचर। हम बेटा इसके बाद में मिक्सचर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये 37 तक क्वेश्चन करके लाइएगा। मैंने आपको लाइन से सारे सवाल करवाए हैं। एक 20 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिया करने के लिए, और ये 2-3 सवाल दिए, ये आप कर लीजिए बेटा। ठीक है जी, कल मिलते हैं ठीक 4 बजे दोस्तों। इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक उसके बाद बेटा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।